35 संसद की वित्तीय समितियां। 1 प्राक्कलन समिति। इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। समिति के सदस्यों का चुनाव प्रत्येक वर्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ये समिति सरकारी खर्च में कैसे कमी लाई जाए, संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए तथा प्रशासन में कैसे सुधार किए जाए आदि विषयों पर रिपोर्ट देती है। प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर सदन में बहस नहीं होती है, परंतु ये समिति अपना कार्य वर्ष भर करती है और अपना दृष्टिकोण सदन के समक्ष रखती है। 2 लोक लेखा समिति। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में ज्ञात इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा द्वारा तथा 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। 1967 ईस्वी से स्थापित तथा प्रथा के अनुसार इस समिति के अध्यक्ष के रूप में विपक्ष के किसी सदस्य को नियुक्त किया जाता है। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्यों से को सह सदस्य माना जाता है तथा उन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य। 1 ये समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा किया गया लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है। 2 भारत सरकार के व्यय के लिए सदन द्वारा प्रदान की गई राशियों का विनियोग दर्शाने वाली लेखाओं की जांच करना। 3 संसद द्वारा प्रदान की गई धनराशि के अतिरिक्त धनराशि को व्यय किया गया हो तो समिति उन परिस्थितियों की जांच करती है जिसके कारण अतिरिक्त व्यय करना पड़ा। 4 समिति राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों के संचालन में अपव्यय, भ्रष्टाचार, अकुशलता में कमी के किसी प्रमाण को खोज सकती है। 3 सरकारी उपक्रमों की समिति। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा तथा 7 राज्यसभा द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामजद किया जाता है। इस समिति के निम्न कार्य हैं। 1 सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की ओर उन पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच करना। 2 ऐसे विषयों की जांच करना जो सदन या अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं। 4 कुछ अन्य प्रमुख समितियां। कार्य मंत्रणा समिति। लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति में अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष इसका पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति में इसकी सभा का सभापति इसका पदेन सभापति होता है। गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति। इसका गठन लोकसभा में किया जाता है। इस समिति में 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति का अध्यक्ष होता है। पृष्ठ 226। नियम समिति। लोकसभा की नियम समिति में लोकसभा अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा की नियम समिति में सभापति एवं उपसभापति सहित 16 सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सभापति अपने अपने सदन की समितियों का पदेन अध्यक्ष होते हैं। 5 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का कल्याण संबंधी समिति। इसमें 30 सदस्य शामिल किए जाते हैं। इसमें 20 लोकसभा तथा 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। 6 ग्रंथालय समिति। इसमें 9 सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत 6 लोकसभा सदस्य तथा राज्यसभा के सभापति द्वारा मनोनीत 3 सदस्य शामिल किए जाते हैं। इस समिति का गठन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। 36 पंचायती राज। पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिला में हुआ। 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का प्रारंभ किया। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 क से ण तक तथा अनुसूचित 11 का प्रावधान किया गया है। 73वां संविधान संशोधन की मुख्य बातें। 1 इसके द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। 2 पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर में 1/3 स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 3 इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचित होंगे। 4 राज्य की संचित निधि से इन संस्थाओं को अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। नोट 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाले प्रथम राज्य कर्नाटक है।
पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियां। बलवंत राय मेहता समिति 1957 ईस्वी, अशोक मेहता समिति 1977 ईस्वी, पीवी के राय समिति 1985 ईस्वी, एलएम सिंधवी समिति 1986 ईस्वी, 64वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी, 73वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी। 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 का अनुच्छेद 243 त से य 6 तक एवं 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है। 74वां संविधान संशोधन की मुख्य बातें। नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 भाग स्थान आरक्षित है। नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नगरीय संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव कराना है। नोट: 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 25/4/1993 ईस्वी से और 74वां संविधान संशोधन 1/6/1993 ईस्वी से प्रवर्त हुआ है। नगर पालिका के प्रकार। नगर पंचायत ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जो नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा हो। नगर परिषद छोटे नगर क्षेत्र के लिए। नगर निगम बड़े नगर क्षेत्र के लिए। नोट: नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में 1687 ईस्वी में की गई थी। पृष्ठ 227। 37 महत्वपूर्ण शब्दावलियां। 1. शून्यकाल। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। ये 12 बजे प्रारंभ होता है और 1 बजे दिन तक चलता है। शून्यकाल का लोकसभा या राज्यसभा की प्रक्रिया तथा संचालन नियम में कोई उल्लेख नहीं है। इस काल अर्थात 12 बजे से 1 बजे तक के समय को शून्यकाल का नाम समाचार पत्रों द्वारा दिया गया। इस काल के दौरान सदस्य अविलंबनीय महत्व के मामलों को उठाते हैं तथा उस पर तुरंत कार्यवाही चाहते हैं। 2. सदन का स्थगन। सदन के स्थगन द्वारा सदन के कामकाज को विनिर्दिष्ट समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है। ये कुछ घंटे, दिन या सप्ताह का भी हो सकता है, जबकि सत्र अवसान द्वारा सत्र की समाप्ति होती है। 3. विघटन। विघटन केवल लोकसभा का ही हो सकता है। इससे लोकसभा का अंत हो जाता है। 4. अनुपूरक प्रश्न। सदन में किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष की अनुमति में किसी विषय जिसके संबंध में उत्तर दिया जा चुका है के स्पष्टीकरण हेतु अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की जाती है। 5. तारांकित प्रश्न। जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है तथा तारांकित प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इस प्रश्न पर तारा लगाकर अन्य प्रश्नों से इसका भेद किया जाता है। 6. अतारांकित प्रश्न। जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है उन्हें अतारांकित प्रश्न कहा जाता है। अतारांकित प्रश्न का उत्तर सदन में नहीं दिया जाता है और इन प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते। 7. अल्प सूचना प्रश्न। जो प्रश्न अविलंबनीय लोक महत्व का हो तथा जिन्हें साधारण प्रश्न के लिए निर्धारित 10 दिन की अवधि से कम सूचना देकर पूछा जा सकता है उन्हें अल्प सूचना प्रश्न कहा जाता है। 8. स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव पेश करने का मुख्य उद्देश्य किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना है। जब इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तब सदन अविलंबनीय लोक महत्व के निश्चित मामले पर चर्चा करने के लिए सदन का नियमित कार्य रोक देता है। इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है। 9. संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड। संविधान के अनुच्छेद 266 में संचित निधि का प्रावधान है। संचित निधि से धन संसद में प्रस्तुत अनुदान मांगों के द्वारा ही व्यय किया जाता है। राज्यों को करों एवं शुल्कों में से उनका अंश देने के बाद जो धन बचता है निधि में डाल दिया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन तथा भत्ते इसी निधि पर भारित होते हैं। 10. आकस्मिक निधि कॉन्टिजेंसी फंड। संविधान के अनुच्छेद 267 के अनुसार भारत सरकार एक आकस्मिक निधि की स्थापना करेगी। इसमें जमा धनराशि का व्यय निधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा अनुसार किया जाता है। संसद की स्वीकृति के बिना इस मद से धन नहीं निकाला जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति अग्रिम रूप से इस निधि से धन निकाल सकते हैं। 11. आधे घंटे की चर्चा।
जिन प्रश्नों का उत्तर सदन में दे दिया गया हो उन प्रश्नों से उत्पन्न होने वाले मामलों पर चर्चा लोकसभा में सप्ताह में 3 दिन यथा सोमवार, बुधवार या तथा शुक्रवार की बैठक के अंतिम आधे घंटे में की जा सकती है। राज्यसभा में ऐसी चर्चा किसी दिन जिसे सभापति नियत करें, सामान्यतः 5 बजे से 5:30 बजे के बीच की जा सकती है। ऐसी चर्चा का विषय पर्याप्त लोक महत्व का होना चाहिए तथा विषय हाल के किसी तारांकित, अतारांकित या अल्प सूचना का प्रश्न रहा हो और जिसके उत्तर के किसी तथ्यात्मक मामले का स्पष्टीकरण आवश्यक हो। पृष्ठ 228। ऐसी चर्चा को उठाने की सूचना कम से कम 3 दिन पूर्व दी जानी चाहिए। 12. अल्पकालीन चर्चाएं। भारत में इस प्रथा की शुरुआत 1953 ईस्वी के बाद हुई। इसमें लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित किया जाता है। ऐसी चर्चा के लिए स्पष्ट कारणों सहित सदन के महासचिव को सूचना देना आवश्यक होता है। इस सूचना पर कम से कम 2 अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर होना भी आवश्यक है। 13. विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक में भारत की संचित निधि पर भारत व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित धन तथा सरकार के खर्च हेतु अनुदान की मांग शामिल होती है। भारत की संचित निधि में से कोई धन विनियोग विधेयक के अधीन ही निकाला जा सकता है। 14. लेखा अनुदान। जैसा कि विदित है, विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से कोई रकम निकाली जा सकती है, किंतु सरकार को इस विधेयक के पारित होने के पहले भी रुपयों की आवश्यकता हो सकती है। अनुच्छेद 116 क के अंतर्गत लोकसभा लेखा अनुदान वोट ऑन अकाउंट पारित कर सरकार के लिए एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है, जिसके बारे में बजट विवरण देना सरकार के लिए संभव नहीं है। 15. वित्त विधेयक फाइनेंस बिल। संविधान के अनुच्छेद 112 वित्त विधेयक को परिभाषित करता है। जिन वित्तीय प्रस्तावों को सरकार आगामी वर्ष के लिए सदन में प्रस्तुत करती है, उन वित्तीय प्रस्तावों को मिलाकर वित्त विधेयक की रचना होती है। सामान्यतः वित्त विधेयक उस विधेयक को कहते हैं जो राजस्व या व्यय से संबंधित होता है। संसद में प्रस्तुत सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते हैं। वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसे प्रमाणित करने का अधिकार केवल लोकसभा अध्यक्ष को है। 16. धन विधेयक। संसद में राजस्व एकत्र करने अथवा अन्य प्रकार से धन से संबद्ध विधेयक को धन विधेयक कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 110(1) के उपखंड क से 6 तक में उल्लेखित विषयों से संबंधित विधेयकों को धन विधेयक कहा जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए लौटा नहीं सकता है। 17. अनुपूरक अनुदान। यदि विनियोग विधेयक द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए प्राधिकृत कोई राशि अपर्याप्त पाई जाती है या वर्ष के बजट में उल्लिखित न की गई और किसी नई सेवा पर खर्च की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है, तो राष्ट्रपति एक अनुपूरक अनुदान संसद के समक्ष पेश करवाएगा। अनुपूरक अनुदान और विनियोग विधेयक दोनों के लिए एक ही प्रक्रिया विहित की गई है। 18. बजट सत्र। ये सत्र फरवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह के सोमवार को आरंभ होता है। इसे बजट सत्र इसलिए कहते हैं कि इस सत्र में आगामी वित्तीय वर्ष का अनुमानित बजट प्रस्तुत, विचारित और पारित किया जाता है। 19. सामूहिक उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका अभिप्राय यह है कि वो अपने पद पर तब तक बनी रह सकती है जब तक उसे निम्न सदन अर्थात लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त है। लोकसभा का विश्वास खोते ही मंत्रिपरिषद को तुरंत पदत्याग करना होगा। 20. कटौती प्रस्ताव। सत्ता पक्ष द्वारा सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांगों में किसी भी प्रकार की कटौती के लिए विपक्ष द्वारा रखे गए प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। सरकार की नीतियों को अस्वीकृति तो दर्शाने के लिए विपक्ष द्वारा प्रायः ₹1 की कटौती का प्रस्ताव किया जाता है, जिसका अर्थ ये भी होता है कि प्रस्ताव मांग के मुद्दों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। पृष्ठ 229। 21. अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव सदन में विपक्षी दल के किसी सदस्य द्वारा रखा जाता है। प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्यों का होना आवश्यक है तथा प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के 10 दिन के अंदर इस पर चर्चा होना भी आवश्यक है। चर्चा के बाद अध्यक्ष मतदान द्वारा निर्णय की घोषणा करता है। 22. मूल प्रस्ताव। मूल प्रस्ताव अपने आप में संपूर्ण प्रस्ताव होता है जो सदन के अनुमोदन के लिए पेश किया जाता है। मूल प्रस्ताव को इस तरह से बनाया जाता है कि उससे सदन के फैसले की अभिव्यक्ति हो सके। निम्नलिखित प्रस्ताव मूल प्रस्ताव होते हैं। 1. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव।
2. अविश्वास प्रस्ताव। इस प्रस्ताव के माध्यम से सदन का कोई सदस्य मंत्रिपरिषद में अपना अविश्वास व्यक्त करता है और यदि ये प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। 3. लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या राज्यसभा के उपसभापति के निर्वाचन के लिए या हटाने के लिए प्रस्ताव। 4. विशेष अधिकार प्रस्ताव। ये प्रस्ताव संसद के किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है जब उसे ये प्रतीत होता है कि मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य ने संसद में झूठा तथ्य प्रस्तुत करके सदन के विशेष अधिकार का उल्लंघन किया है। 23. स्थानापन्न प्रस्ताव। जो प्रस्ताव मूल प्रस्ताव के स्थान पर और उसके विकल्प के रूप में पेश किए जाते हैं उन्हें स्थानापन्न प्रस्ताव कहा जाता है। 4. अनुषंगी प्रस्ताव। इस प्रस्ताव को विभिन्न प्रकार के कार्यों की अगली कार्यवाही के लिए नियमित उपाय के रूप में पेश किया जाता है। 25. प्रतिस्थापन प्रस्ताव। ये किसी अन्य प्रश्न पर विचार विमर्श के दौरान पेश किया जाता है। कोई सदस्य किसी विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव के संबंध में प्रतिस्थापन प्रस्ताव पेश करता है। 26. संशोधन प्रस्ताव। ये प्रस्ताव मूल प्रस्ताव में संशोधन करने के लिए पेश किया जाता है। 27. अनियमित दिन वाले प्रस्ताव। जिस प्रस्ताव को अध्यक्ष द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है लेकिन उस प्रस्ताव पर विचार विमर्श के लिए कोई समय नियत नहीं किया जाता, उसे अनियमित दिन वाला प्रस्ताव कहा जाता है। 28. अध्यादेश। राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल संसद अथवा विधानमंडल के सत्र अवसान की स्थिति में आवश्यक विषयों से संबंधित अध्यादेश का प्रख्यापन करते हैं। अध्यादेश में निहित विधि संसद अथवा विधानमंडल के अगले सत्र की शुरुआत के 6 सप्ताह के बाद प्रवर्तन योग्य नहीं रह जाती यदि संसद अथवा विधानमंडल द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। 29. निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद अथवा किसी एक मंत्री के विरुद्ध उसकी विफलता पर खेद अथवा रोष व्यक्त करने के लिए किया जाता है। निंदा प्रस्ताव में निंदा के कारणों का उल्लेख करना आवश्यक होता है। निंदा प्रस्ताव नियमानुसार है या नहीं इसका निर्णय अध्यक्ष करता है। 30. धन्यवाद प्रस्ताव। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद की कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश पर 3-4 दिनों तक धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है। चर्चा प्रस्तावक द्वारा आरंभ होती है तथा उसके बाद प्रस्तावक का समर्थक बोलता है। इस चर्चा में राष्ट्रपति के नाम का उल्लेख नहीं किया जाता है क्योंकि अभिभाषण की विषय वस्तु के लिए सरकार उत्तरदायी होती है। अंत में धन्यवाद प्रस्ताव मतदान के लिए रखा जाता है तथा उसे स्वीकृत किया जाता है। पृष्ठ 230। 31. विश्वास प्रस्ताव। बहुमत का समर्थन प्राप्त होने में संदेह होने की स्थिति में सरकार द्वारा लोकसभा में विश्वास लाया जाता है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य ये सिद्ध करना होता है कि सदन का बहुमत उसके साथ है। विश्वास प्रस्ताव के पारित न होने की दशा में सरकार के त्यागपत्र देना आवश्यक हो जाता है। 32. बैक बेंचर। सदन में आगे के स्थान प्रायः मंत्रियों, संसदीय सचिवों तथा विरोधी दल के नेताओं के लिए आरक्षित रहते हैं। गैर सरकारी सदस्यों के लिए पीछे का स्थान नियत रहता है। पीछे बैठने वाले सदस्यों को ही बैक बेंचर कहा जाता है। 33. बुलेटिन। बुलेटिन वो संसदीय प्रक्रिया है जिसमें सभी मांगों को जो नियत तिथि तक न निपटाई गई हो बिना चर्चा के ही मतदान के लिए रखा जाता है। 34. काकस। किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को काकस कहते हैं। इन प्रमुख सदस्यों द्वारा तय की गई नीतियों से पूरा दल संचालित होता है। 35. त्रिशंकु संसद। आम चुनाव में किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में त्रिशंकु संसद की रचना होती है। त्रिशंकु संसद की स्थिति में दल बदल जैसे कुप्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलता है। देश में 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं लोकसभा की यही स्थिति रही। 36. नियम 193। इस नियम के अंतर्गत सदस्य अत्यावश्यक एवं अविलंबनीय विषय पर तुरंत अल्पकालिक चर्चा की मांग कर सकते हैं। ये नियम 1953 ईस्वी में बनाया गया था। इससे सदन की नियमावली में अविलंब चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव के अतिरिक्त अन्य कोई साधन सदस्यों के पास न था, इसीलिए यह नियम बनाया गया। इसके अतिरिक्त सदस्य किसी भी सार्वजनिक महत्व के अविलंबनीय विषय पर अल्पकालिक चर्चा के लिए नोटिस दे सकते हैं। ये चर्चा किसी प्रस्ताव के माध्यम से नहीं होती। इसी कारण चर्चा के अंत में सदन में मत विभाजन नहीं होता। केवल सभी पक्ष के सदस्यों को संबद्ध विषयों पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिलता है। 37. न्यायिक पुनर्विलोकन। भारत में न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। न्यायिक पुनर्विलोकन के अनुसार न्यायालयों को ये अधिकार प्राप्त है कि यदि विधानमंडल द्वारा पारित की गई विधियां अथवा कार्यपालिका द्वारा किए गए आदेश संविधान के प्रतिकूल है तो वो उन्हें निरस्त घोषित कर सकते हैं। 38. गढ़ पूर्ति क्योरम।
सदन में किसी बैठक के लिए गणपूर्ति अथवा अध्यक्ष सहित कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होती है। बैठक शुरू होने के पूर्व यदि गणपूर्ति नहीं है तो गणपूर्ति घंटी बजाई जाती है। अध्यक्ष तभी पीठासीन होता है जब गणपूर्ति हो जाती है। 39 प्रश्नकाल। दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ के 1 घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं और उनके उत्तर दिए जाते हैं। इसे प्रश्नकाल कहा जाता है। प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों को सरकार के कार्यों पर आलोचन प्रत्यालोचन का समय मिलता है। इसके 2 लाभ हैं। एक तो सरकार जनता की कठिनाइयों एवं अपेक्षाओं के प्रति सजग रहती है। दूसरे, इस दौरान सरकार अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों की जानकारी सदन को देती है। 40 दबाव समूह प्रेशर ग्रुप। व्यक्तियों के ऐसे समूह जिनके हित समान होते हैं दबाव समूह कहे जाते हैं। ये ग्रुप अपने हित के लिए शासन तंत्र पर विभिन्न प्रकार से दबाव बनाते हैं। 41 पंगु सत्र लेम डक सेशन। एक विधानमंडल के कार्यकाल की समाप्ति तथा दूसरे विधानमंडल के कार्यकाल की शुरुआत के बीच के काल में संपन्न होने वाले सत्र को पंगु सत्र कहा जाता है। ये व्यवस्था केवल अमेरिका में है। 42 सचेतक विप। राजनीतिक दल में अनुशासन बनाए रखने के लिए सचेतक की नियुक्ति प्रत्येक संसदीय दल द्वारा की जाती है। किसी विषय विशेष पर मतदान होने की स्थिति में सचेतक दल अपने सदस्यों को मतदान विषयक निर्देश देता है। सचेतक के निर्देशों के विरुद्ध मतदान करने वाले सदस्य के विरुद्ध दल बदल निरोध कानून के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है। पृष्ठ 231। 35 आपात उपबंध। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। 1 राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, 2 राष्ट्रीय शासन अनुच्छेद 356 एवं 3 वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352। इसकी घोषणा निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 1 युद्ध, 2 बाह्य आक्रमण और 3 सशस्त्र विद्रोह। राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करता है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है। 44वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है। राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार निलंबित नहीं की जाती है, अपितु वो संघ की कार्यपालिका के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है। राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात की घोषणा 1 माह तक प्रवर्तन में रहती है और यदि इस दौरान इसे संसद के 2/3 बहुमत से अनुमोदित करवा लिया जाता है तो वो 6 माह तक प्रवर्तन में रहती है। संसद इसे पुनः एक बार में 6 महीने तक बढ़ा सकती है। यदि आपात की उद्घोषणा तब तक की जाती है जब लोकसभा का विघटन हो गया हो या लोकसभा का विघटन 1 मास के अंतर्गत आपात उद्घोषणा का अनुमोदन किए बिना हो जाता है, तो आपात उद्घोषणा लोकसभा की प्रथम बैठक की तारीख से 30 दिन के अंदर अनुमोदित होना चाहिए, अन्यथा 30 दिन के बाद ये प्रवर्तन में नहीं रहेगी। यदि लोकसभा साधारण बहुमत से आपात उद्घोषणा को वापस लेने का प्रस्ताव पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को उद्घोषणा वापस लेनी पड़ती है। आपात उद्घोषणा पर विचार करने के लिए लोकसभा का विशेष अधिवेशन तब आहूत किया जा सकता है जब लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्यों द्वारा लिखित सूचना लोकसभा अध्यक्ष को जब सत्र चल रहा हो या राष्ट्रपति को जब सत्र नहीं चल रहा हो दी जाती है। लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति सूचना प्राप्ति के 14 दिनों के अंदर लोकसभा का विशेष अधिवेशन आहूत करते हैं। आपातकाल की उद्घोषणा के प्रभाव। जब कभी संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा होती है तो इसके ये प्रभाव होते हैं। 1 राज्य की कार्यपालिका शक्ति संघीय कार्यपालिका के अधीन हो जाती है। 2 संसद की विधायी शक्ति राज्य सूची से संबद्ध राज्य विषयों तक विस्तृत हो जाती है। 3 संविधान के अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताएं स्थगित हो जाती हैं। 4 राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 20 से 21 में उल्लिखित अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए न्यायपालिका की शरण लेने के अधिकार को स्थगित कर दे। पृष्ठ 223। अनुच्छेद 352 के अधीन बाह्य आक्रमण के आधार पर आपात की प्रथम घोषणा चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को की गई थी। ये उद्घोषणा 10 जनवरी 1968 ईस्वी को वापस ले ली गई। दूसरी बार आपात की घोषणा 3 दिसंबर 1971 ईस्वी को पाकिस्तान से युद्ध के समय की गई, बाह्य आक्रमण के आधार पर। तीसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा 26 जून 1975 ईस्वी को आंतरिक गड़बड़ी की आशंका के आधार पर जारी की गई थी। दूसरी तथा तीसरी उद्घोषणा को मार्च 1977 ईस्वी में वापस ली गई। राज्य में राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के अधीन
राष्ट्रपति किसी राज्य में ये समाधान हो जाने पर कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है अथवा राज्य संघ की कार्यपालिका के किन्हीं निर्देशों का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है तो आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। राज्य में आपात की घोषणा के बाद संघ न्यायिक कार्य छोड़कर राज्य प्रशासन के कार्य अपने हाथ में ले लेता है। राज्य में आपात उद्घोषणा की अवधि 2 मास होती है। इससे अधिक के लिए संसद से अनुमति लेनी होती है, तब ये 6 मास की होती है। अधिकतम 3 वर्ष तक ये एक राज्य के प्रवर्तन में रह सकती है। इससे अधिक के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। सर्वप्रथम पंजाब राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया है। 1951 ईस्वी में भार्गव मंत्रिमंडल के पतन का कारण। सर्वाधिक समय तक अनुच्छेद 356 का प्रयोग पंजाब राज्य ही में रहा, 11/5/1987 ईस्वी से 25/2/1992 ईस्वी तक। वित्तीय आपात। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा तब की जाती है जब उसे विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति विद्यमान है जिसके कारण भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है। वित्तीय आपात की उद्घोषणा को 2 महीनों के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रचना तथा उनकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। वित्तीय आपात की घोषणा उस समय की जाती है जब लोकसभा विघटित हो तो 2 महीने के भीतर राज्यसभा की स्वीकृति मिलने के उपरांत वो आगे भी लागू रहेगी, किंतु नवनिर्वाचित लोकसभा द्वारा उसकी प्रथम बैठक के आरंभ से 30 दिन के भीतर ऐसी उद्घोषणा की स्वीकृति आवश्यक है। राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा को किसी समय वापस ले सकता है। शपथ एवं त्यागपत्र। पद राष्ट्रपति, शपथ मुख्य न्यायाधीश, त्यागपत्र उपराष्ट्रपति। पद उपराष्ट्रपति, शपथ राष्ट्रपति, त्यागपत्र राष्ट्रपति। राज्यपाल, शपथ राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, त्यागपत्र राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश, शपथ राष्ट्रपति, त्यागपत्र राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री, शपथ राष्ट्रपति, त्यागपत्र राष्ट्रपति। लोकसभा अध्यक्ष शपथ नहीं लेता है, त्यागपत्र उपाध्यक्ष। वित्तीय आपात का प्रभाव। 1. उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और संघ तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों के वेतन में कमी की जा सकती है। 2. राष्ट्रपति आर्थिक दृष्टि से किसी भी राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है। 3. राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वो राज्य सरकारों को ये निर्देश दें कि राज्य के समस्त वित्त विधेयक उसकी स्वीकृति से विधानसभा में प्रस्तुत किए जाएं। 4. राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों में धन संबंधी विभाजन के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं। पृष्ठ 224। 34. भारत के राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल सिंबल। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति है। भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया। प्रतीक के नीचे मुंडकोपनिषद में लिखा सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। शासकीय कार्यों में प्रयोग में लाए जाने वाले राष्ट्रीय प्रतीक अलग अलग रंग के होते हैं। नीला राष्ट्रीय प्रतीक भारत के मंत्रियों द्वारा, लाल राष्ट्रीय प्रतीक राज्यसभा के सदस्यों के अधिकारियों द्वारा, हरा राष्ट्रीय प्रतीक लोकसभा के सदस्यों के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग। 3 पट्टियां वाला तिरंगा, गहरा केसरिया ऊपर, सफेद बीच और गहरा हरा रंग सबसे नीचे है। सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं तथा इसे सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग जागृति, शौर्य तथा त्याग का, सफेद रंग सत्य एवं पवित्रता का एवं हरा रंग जीवन समृद्धि का प्रतीक है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों एवं निजी संस्थाओं आदि को भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन का अधिकार है। जनवरी 2004 को एक महत्वपूर्ण निर्णय में उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश BN खरे की अध्यक्षता में ने ये घोषणा की कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अधीन राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है। नोट: भारत के राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में हुआ। राष्ट्रगान, नेशनल एंथम।
रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित जन गण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का राष्ट्रगान अस्वीकार किया। इसके गायन का समय 52 सेकंड है तथा संक्षिप्त अवधि 20 सेकंड है, जिसमें इसकी प्रथम और अंतिम पंक्तियां गाई जाती हैं। ये सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन अध्यक्ष पंडित विशन नारायण दत्त में गाया गया। इसे रविंद्रनाथ ठाकुर ने 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया गया था तथा 1919 ईस्वी में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया। राष्ट्रगान के वर्तमान संगीतमय धुन को बनाने का श्रेय कैप्टन राम सिंह ठाकुर INA के सिपाही को जाता है। सर्वप्रथम इसे 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगीत नेशनल सॉन्ग बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में उन्हीं के द्वारा रचित वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकार किया गया। इसे सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी में गाया गया था। इस गीत को गाने का समय 1 मिनट और 5 सेकंड है। किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। नोट: भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जन गण मन से और समापन वंदे मातरम के गायन से होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी प्रयोग के लिए 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया। इसका पहला महीना चैत्र है। ये सामान्यतः सामान्य वर्ष में 21 मार्च को एवं लीप वर्ष में 22 मार्च को प्रारंभ होता है। राष्ट्रीय पुष्प भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल, नेलम्बो, न्यूसीफेरा गार्टन है। राष्ट्रीय पक्षी भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर, पावो क्रिस्टेटस है। राष्ट्रीय पशु भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, पैंथेरा ट्राइग्रिस लिन्नायस है। राष्ट्रीय फल आम, मैनिनगेरा इंडिका भारत का राष्ट्रीय फल है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, फाइकस बेंगालिसिस भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय जलीय जीव 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। पृष्ठ 225।